Hello students, myself Vipin Dogra and I am from Reliable Institute. आज हम जो है सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10th का उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसकी प्रिपरेशन जो है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या सैम पेपर रहेगा, प्लस क्या टिप्स रहेंगी वो करेंगे। पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हम लोग जानते हैं कि इस ईयर जो सीबीएसई है उसने प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए जो टोटल सिलेबस है उसमें से 30% यानी कि 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस्ड कर दिया है और 70% सिलेबस ही हमको करना है। बट एक्चुअल में उस 70% सिलेबस में से भी कुछ पार्ट ऐसा है जो कि स्कूल के जो असेसमेंट टेस्ट होंगे, हमारे पीरियोडिक टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें आएगा। तो वो कौन सा पार्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा और बोर्ड एग्जाम में हमें किस किस टॉपिक की स्टडी करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम लोग आज इसको लेकर स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो लास्ट ईयर हम जान गए थे कि सोशल साइंस जो है अब उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए थे, 3 की जगह 4 हो गए थे। पार्ट 1 9th में था, पार्ट 10th में पार्ट 2 है। लाइक इन हिस्ट्री जहां हमने 10th में हिस्ट्री में जो किया था वो क्या किया था, रेवोल्यूशंस किए थे बेसिकली। तो पार्ट 1 में था, दैट इज द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पार्ट 1 एंड हियर इट इज द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पार्ट 2। उसको हम लोग करेंगे। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा या सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हमारा लास्ट टाइम जो था इंडिया की ज्योग्राफी, उसका जो था हमारा ह्यूमन एंड नेचुरल जो था ज्योग्राफी वो थी। और इस बार जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है ज्योग्राफी में, वो है रिसोर्सेस। हम इसमें रिसोर्सेस करेंगे। रिसोर्सेस जो कि मैन मेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको करेंगे। ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी ही रहेगी हमारी। एंड द नेम ऑफ द बुक इज अगेन द कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति, मतलब कि किसी भी कंट्री को राज रूल करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी को अपनाते हैं। कहीं पे एनार्की है, कहीं थियार्की है, कहीं मोनार्की है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो कहीं देखा जाए तो डिक्टेटरशिप है, कहीं पे मिलिट्री है, तो कहीं पे डेमोक्रेसी है। अब क्योंकि ये चीज हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है तो हम सबसे पहले जो हमारी कंट्री में है यानी कि डेमोक्रेसी है उसे समझे ना। और यही कारण है कि 9th में पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कैसे मेंशन किया गया है, किस तरीके से जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। अब इसी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके पार्ट 2 में 10th में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें नया इंट्रोड्यूस किया गया था वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक नया टॉपिक था, समझ में नहीं आएगा, तो हमने कहीं ना कहीं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू एक विलेज की जो इकोनॉमी है उसको समझने की कोशिश करी। हालांकि जो रेशो था पालमपुर विलेज का वो वही था जो कि इंडिया का था। बात तो होगी इकोनॉमी को समझने की। इस बार हम सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाकी बातें जो आती है उन सबको करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स में। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट ईयर तो हमारा टॉपिक क्या था, रेवोल्यूशन था, मेन आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो हुए थे वर्ल्ड में वो था। और इस बार जो हमारा है वो क्या है, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म इसमें हम करेंगे कि दैट व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म कैसे जनरेट हुआ, किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो आया फ्रांस में, फ्रांस से यूरोप में आया और यूरोप से फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। इसको हम लोग जो करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में करेंगे। और हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा जहां लास्ट ईयर खत्म हुआ था, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो नेपोलियन का जो पीरियड था 1815, वहीं से चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा। नेशनलिज्म हम लोग समझ गए। अब नेशनलिज्म क्या है ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे इंडिया का नेशनलिज्म। द नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। पर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो नेशनलिज्म इन इंडिया है इसमें जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो होगा फ्रॉम 1915 टू 1935। मीन्स बेसिकली जो गांधीयन फेस है हम उसको ही इसमें स्टडी करेंगे। और इसमें ऑब्वियसली हमारे दो ही मूवमेंट आते हैं। पहला तो आता है 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा आता है 1930 का सिविल डिसओबीडियंस
मूवमेंट। दोनों ही चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये दोनों ही चैप्टर जो है वो हमारे बोर्ड में आएंगे। टोटल वेटेज कितनी होती है हिस्ट्री की? 20, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज जो है वो दोनों की हमको मिलती है। नेशनलिज्म इन इंडिया ही वो चैप्टर है जिसमें से हिस्ट्री में से 2 मार्क्स का मैप भी आएगा। नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है, और चॉइस की तरह इसी में हम देखते हैं कि जो दूसरा चैप्टर है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि यूनिट 2 में से दिए गए हैं। पर यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं वो बोर्ड में नहीं आएंगे। ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं स्कूल में, उसमें जरूर ये चैप्टर्स आएंगे, अदरवाइज बोर्ड में ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो हमारा भी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक है नेशनलिज्म इन यूरोप और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रिंट कल्चर जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमको बुक में दिया गया है, इसको तो एनसीईआरटी या फिर कहें तो सीबीएसई ने टोटली रिमूव कर दिया है सिलेबस से। लेट्स कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, और एक्चुअली यही पूरी ज्योग्राफी की थीम भी है हमारी, वो है रिसोर्सेस। तो फर्स्ट में तो यही है, व्हाट इज रिसोर्स, उसका मीनिंग, फिर डेवलपमेंट क्या होता है उसका मीनिंग, और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसी में हम लोग करेंगे सॉइल और लैंड को। देन हम लोग जो है अगले हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? वाटर। वाटर चैप्टर जो है वो सिर्फ हमको जो है इसमें से सिर्फ मैप पार्ट जो वो आएगा, ना तो पीरियोडिक टेस्ट में से इसमें से कुछ आएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में से वाटर चैप्टर में से कुछ आएगा। हाँ, वाटर चैप्टर में से लगभग 1 या 2 मार्क्स का मैप में जरूर आ सकता है। एग्रीकल्चर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। एग्रीकल्चर में हमारा जो है फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है, इसके बाद वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, उससे पहला वाला पार्ट जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो हैं वहां तक का जो पार्ट है, सिर्फ वही पार्ट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर में आएगा। एंड ऑब्वियसली मैप तो इसमें भी आएगा। मैप को मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ हर चैप्टर का। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, इस चैप्टर को देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ये भी बेसिकली हमको स्टडी नहीं करना है वाटर की तरह, ना तो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। बट इस चैप्टर में से हमारे एग्जाम में क्या आएगा? मैप वाला जो पार्ट है वो हमारा इसमें से आएगा। तो जो हमको मैप लिस्ट मेंशन की गई है, मैं आपको अभी बताऊंगा उसको, वो हमको इसमें प्रिपेयर करनी है। द नेक्स्ट चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा जाए तो अभी हमारा कौन सा स्टार्ट हो गया? अब हमारा स्टार्ट जो हो गया वो हो गया है मैन मेड रिसोर्सेज, जो वो स्टार्ट हो गया है। इंडस्ट्रीज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, फैक्टर्स क्या है, और जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो सभी इंडस्ट्रीज जो है वो हम करेंगे, एक्सेप्ट देखा जाए तो इसमें जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो हमको नहीं करनी है। और जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन है वो हमको करनी है। जो 3 लाइफ लाइन जो है वो है नेशनल इकोनॉमी की हमारी, ये तीनों है तभी किसी कंट्री की इकोनॉमी जो वो सही ढंग से वर्क करती है, चलती है। वो क्या है? द फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, चाहे वो मास हो या प्राइवेट। एंड द थर्ड वन इज द ट्रेड, और आज जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ट्रेड बैलेंस क्या है, और आज वो कौन सा ट्रेड है जिसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो ये तो हो गया हमारा ज्योग्राफी। मेरे ख्याल से हमारा क्लियर हो गया है कि कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं। सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमको सिर्फ मैप की स्टडी करनी है। कौन से हैं वो? वाटर एंड मिनरल्स। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके, और नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? पॉलिटिकल पार्ट जो है वो है हमारा। अब इसमें देखा जाए तो क्योंकि हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक पार्ट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो है, तो अब तक जो हमने किया था डेमोक्रेसी में उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अब जो हम करेंगे वो करेंगे कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होती है डेमोक्रेसी में कि इस डाइवर्सिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं पावर को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। पावर को शेयर कैसे करें, किस तरीके से करें, ये हम इस चैप्टर में करेंगे। एंड अगर आपने देखा हो 9th क्लास में भी और 10th में भी ऐसा ही है कि जो पॉलिटिकल साइंस है हमारी, वहां पर हमें हर चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, 1 2 3 जो है स्टोरी दी गई है और रियल स्टोरी दी गई है। यहाँ पर भी हम बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी के थ्रू यह समझने की कोशिश करेंगे
कि डेमोक्रेटिक कंट्री ने पावर को शेयर किया तो रिजल्ट अब बढ़िया रहा, नहीं शेयर किया तो रिजल्ट कितना ज्यादा खराब रहा, सिविल वार तक जो है कंट्री को फेस करना पड़ा। अब अलग अलग तरीके से हम पावर शेयर करते हैं। एक हमने 9th में कर लिया था ऑर्गन्स में, दैट इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द चैप्टर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो बाकी का जो हम आगे करेंगे नेक्स्ट कौन सा है, फेडरलिज्म, मतलब कि लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट मीन्स द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी। तो वो पावर को हम लोग कैसे शेयर करते हैं, वो हमारा फेडरलिज्म, इसको हम करेंगे, ये हमारा आएगा। थर्ड चैप्टर जो हमारा बुक में दिया गया है वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, बट गवर्नमेंट ने इसको इस ईयर जो है इसको रिमूव कर दिया, इसमें से इस ईयर कुछ भी नहीं आएगा। एंड द सेम विद द फोर्थ चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें से भी इस साल कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है कि पावर को हम लोग शेयर करते हैं, चाहे वो डाइवर्सिटी में हो उसमें करते हैं, या फिर देखा जाए तो फॉर्मल मैनर में हम पावर को शेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। सो व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज, इनके फंक्शन क्या है, इंडिया की कौन कौन सी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्लस क्या सजेशन हमें इनको देने हैं ताकि ये पार्टी अच्छा कर सके, ये सब कुछ जो हम इस चैप्टर में करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में। एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 9th एंड क्लास 10th, इन दोनों ही साल हमने जो पॉलिटिकल हमारी जो चैप्टर है साइंस में, इसमें जो कुछ भी किया डेमोक्रेसी को लेके, उस पूरे की पूरी डेमोक्रेसी को 9th एंड 10th की, इसका कंक्लूजन हम इसमें निकालेंगे, आउटकम मतलब रिजल्ट, कि होल ओवर हम लोग समझे क्या डेमोक्रेसी क्या है एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रनिंग एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली बेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी कुछ डिमेरिट्स तो है ही सही, तो इसको हम डिटेल में जो है लास्ट में फिर स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस। और अब आते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है यानी कि इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में इस बार हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। क्या डेवलपमेंट से मतलब सिर्फ मनी से है, इनकम से है, या फिर इनकम के अलावा और भी चीजें होती है जिसको हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसके बाद वो है कौन सा, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर डेवलपमेंट जो कंट्री का चल रहा है, कंट्री में जो 3 मेजर एक्टिविटीज होती हैं, जिसे हम सेक्टर्स भी कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो इंडिया है, इंडिया के जो मेजर सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा था और अब कितना हो रहा है, मतलब किस रेशियो में जो डेवलपमेंट है वो हमको तीनों ही सेक्टर्स में देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कौन सा, मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम सब बेसिकली जो भी काम करते हैं उसके पीछे मेन जो रीजन है वो क्या है, मनी है। तो मनी क्या है, पहले किस तरीके से मनी के बिना जो है सिस्टम रन करता था और बाद में किस तरीके से मनी जनरेट हुई, मनी कैसे चलती है वगैरह वगैरह, इसमें बैंक का पूरा सिस्टम हम करेंगे। प्लस देखा जाए तो साथ में इसका जो बाकी का हाफ पार्ट है वो है क्रेडिट यानी लोन। तो क्या क्रेडिट सही है या गलत है, तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी डिटेल में हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो आकर मिलकर जो है एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। उसमें देखा जाए तो आज वर्ल्ड इकोनॉमी जो है यानी पूरा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी का जो ग्लोब है वो एक हो गया है। सुनामी अगर जापान में आती है तो पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट पर इसका असर जो है वो हमको देखने को मिलता है। इसे कहते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन, द इंटरलिंकिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को कैसे स्टार्ट किया गया और इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, प्लस जो ग्लोबलाइजेशन है इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो कौन कौन सा रोल जो है वो प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन में, प्लस डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या रोल है, ये सारी बातें जो हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे।
इकोनॉमी का मेन जो पिलर होता है वो कौन होता है? कंज्यूमर। जो इकोनॉमी के जो भी प्रोडक्शन है, चाहे वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या टर्शरी हो, उनको कंज्यूम करता है, यूज करता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जो राइट्स दिए गए हैं वो किया है, बट ये वाला चैप्टर जो है उसको रिमूव कर दिया गया, हमें नहीं करना, हमको सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये तो वो पार्ट है कि जो हमारा आएगा इस साल 10th बोर्ड में। इसके अलावा देखा जाए तो मैप जो है वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें मैप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो हमें एनसीईआरटी यानी सीबीएसई ने जो हमको लिस्ट मेंशन की गई है, हमें सिर्फ वही मैप पार्ट करना है, उसके अलावा दूसरा मैप नहीं करना है। तो मैप क्या है, कैसे हम हमारे अंदर मैप की स्किल डेवलप कर सकें, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैप 2 तरह के आते हैं। पहला तो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर थिंग। हमको मैप दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ हमको जो है इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज दी गई है और हमको जस्ट आइडेंटिफाइड करना है कि ये कौन सा प्लेस है। जैसे अ प्लेस वेयर वी सो अ पीजेंट्स मूवमेंट, तो कौन सा हो गया? चंपारण हो गया, या एटसेट्रा, इस तरह की बातें जो वो यहाँ आएंगी, या प्लेस जहाँ पर जो है सेशन हुआ था कांग्रेस का। और दूसरा जो होता है वो होता है लोकेट एंड लेबल, मतलब कि सीधा हमको जो है बताया गया होगा, हमको उस प्लेस को लोकेट करना है और साथ में लेबल करना है कि हाँ ये कौन सी जगह है। कुछ इस तरह से होता है जो मैप आता है उसमें। अगर हम क्वेश्चन पेपर में देखें तो इस तरह से है, जैसे कि ये वाला कौन सा हो गया हमारा? आइडेंटिफिकेशन का हो गया, फर्स्ट का 2 पार्ट, 2 मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन आता है। इसमें कौन सा दिया गया हमको? द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस 1927 का ए। 1927 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, हमको आइडेंटिफाइड करना है, मैप में ये हमको दिया गया है। सेकंड थिंग देखा जाए तो वो क्या है? वो है महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स, के लिए उन्होंने जो है ये किया था, वो कौन सी जगह है वो करना है। पहले हम इसको समझ लेते हैं मैप में कैसा दिया गया है। ये देखिए आगे जैसे मैप दिया गया है तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन का। 1925 का सेशन कहाँ हुआ था? ए लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि मैड्रास में। इंडिगो को लेकर जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था प्लेस बी, वो कौन सा है? दैट इज द चंपारण है। तो इस तरीके से हमको दिया गया होगा आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है लोकेट एंड लेबल। डायरेक्टली हमको दिया गया, हमको इसको लोकेट करना है कि हाँ मैप में ये इस जगह है, और साथ में हमको लेबल करना है। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, थर्मल प्लांट, या फिर ये जो हमको अलग अलग बातें बताई गई हैं, ये कहाँ कहाँ पर प्लांट है, पोर्ट्स एक्सेट्रा कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल इन सभी को देखिए ए बी सी डी को, तो वो कहाँ कहाँ है? तो आइडेंटिफिकेशन और लोकेट एंड लेबल वाले जो 4 क्वेश्चन है उसमें देखा जाए तो इस तरह से है। नरोरा में हमारा प्लांट, राणा प्रताप सागर जो है यहाँ पे प्लांट है हमारा, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और बेंगलुरु जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा मैप आएगा, एक तो आएगा आइडेंटिफिकेशन और दूसरा आएगा हमारा कौन सा? लोकेट एंड लेबल। मैप का सिलेबस क्या है? बहुत जरूरी है बेटा, इसके अलावा हमको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यही करना है। इसमें से ही हमारा मैप जो है वो आएगा, इस साल जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है उसमें आएगा। हिस्ट्री में से सिर्फ एक ही चैप्टर में आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, वो कौन सा है? वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से कौन सा आएगा? इसमें देखा जाए फॉर लोकेट एंड लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, दोनों ही तरह के मैप जो इसमें से आ सकते हैं। एक तो है हमारे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मूवमेंट के, वो कौन कौन से हैं? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी और डांडी, इसके रिगार्डिंग जो है ये आएंगे। प्लस देखा जाए तो इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है उसके जो हम देखते हैं क्या, जो 3 सेशन हमको दिए गए इस बार, वो तीनों सेशंस, यानी कि जो कलकत्ता का हुआ था सितंबर 1920 में, नागपुर में जो हुआ था दिसंबर 1920, और मद्रास में जो हुआ था 1927, ये आएगा। और ये तो हो गया हमारा मैप किसका? हिस्ट्री का। जो बाकी का 4 मार्क्स का मैप है वो आएगा हमारा ज्योग्राफी में से। ज्योग्राफी में देखा जाए मैप तो वो आएगा हमारा किस में से? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें से सिर्फ हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन में आएगा, और वो आएंगी सॉइल,
यानी कि जो सॉइल का वो वाला पार्ट है वो हमें मेंशन होगा, ड्रॉ करके दिया गया होगा, हमको जस्ट आइडेंटिफाइड करना है। जो भी क्लू दिया गया हो हमको दिया गया होगा कि हाँ ये कौन सी सॉइल है, क्या ये एलिवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, उसको हमको आइडेंटिफाइड करना है, फिर उस जगह पर हमको लिखना है जहां ब्लैंक होगा। नेक्स्ट चैप्टर वाटर है। वाटर में सिर्फ हमने पढ़ा था, अभी क्या आएगा, मैप आएगा। तो ये मैप वाला पार्ट ही वाटर में से आएगा। ये जो डैम्स हैं लोकेट एंड लेबलिंग में से आएंगे, हमें मालूम होना चाहिए सभी डैम्स, सलाल, भाखड़ा नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुंड डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, और तुंगभद्रा डैम जो है साउथ में, वो वाला डैम पार्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर भी हमें पढ़ना है, साथ में एग्रीकल्चर में से हमारा मैप पार्ट जो वो आएगा, इसमें आइडेंटिफिकेशन पार्ट ही हमारा आएगा। बेसिकली जो इसमें एरियाज हैं अलग अलग, जो राइस का और वीट का, वो आएगा। या फिर देखा जाए तो जो मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे, इनको लेके शुगर केन के कौन सा है, टी का कौन सा है, कॉफी का कौन सा है, रबर का कौन सा है, कॉटन का कौन सा है, और जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो हमारा आएगा। मतलब कि जो स्टेट होगा वो आएगा, और स्टेट में इस तरह से ब्लैंक होगा और हमको डायरेक्टली लिखना है। या फिर अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है तो हमको स्टेट को जो है अपनी तरफ से जो है थोड़ा स्केच से हल्का सा करना है, कलर करना है, और उसका नाम लिख देना है कि हाँ ठीक है, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को हमने कलर किया, लिख दिया क्या, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बाद वो कौन सा, मिनरल्स। बताया था मैंने आपको, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो चैप्टर जो है हमारा नहीं आएगा, हमको नहीं पढ़ना है। इसमें हमारा मैप वाला पार्ट जो है वो आएगा, और मैप में से देखा जाए तो कौन सा आएगा, थर्मल का जो हमारे ये तीनों थर्मल के नाम फ्रॉम है, सिंगरौली है और रामागुंडम जो है वो आएगा। और न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो ये चारों न्यूक्लियर प्लांट जो हमारे हैं, चाहे नरोरा है, काकरापारा है, तारापुर है और कल्पकम जो है, 6 में से 4 जो मेजर हैं वो आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसमें लोकेट एंड लेबलिंग में से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो ये सेंटर्स हैं हमारे चारों, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर। आयरन एंड स्टील प्लांट जो हमारे मेन मेन दिए गए हैं ये आएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि हमको बुक में तो दिए गए 17, पर हमको लिस्ट में सिर्फ इतने ही मेंशन किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 17 में से ये 8 जो है यही आएंगे, हमको यही करना है कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। और फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दैट इज लोकेटिंग एंड लेबलिंग है वही आएगा इसमें से। एक तो हमारा जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 12 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो है हमारे, हमें पता होना चाहिए। हम वेस्ट से जाएं तो कांडला, मुंबई, मामगोआ, मडगांव, कोच्चि, तुतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप और फिर यहाँ पर हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये वो एयरपोर्ट है जो हमको बुक के मैप में मेंशन किए गए, साथ में इनका नाम भी लिखा गया है। जैसे अमृतसर है पर अमृतसर का नाम क्या है, राजा सांसी एयरपोर्ट। दिल्ली का नाम क्या है, इंदिरा गांधी IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरीके से ये सभी एयरपोर्ट्स, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता का है, या फिर देखा जाए तो मिनकबक्कम जो है हमारा चेन्नई का। खैर ये 4 ही आएंगे, कोलकाता वाला जो हमारा नहीं आएगा वही हमको इस साल करना है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस वाला पार्ट बेटे। नोट, आइटम्स ऑफ लोकेट एंड लेबलिंग में आल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, हो सकता है उसमें भी आ सकता है। हमको तो बस प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली बुक वही है जो NCERT की होती है, हमको मेंशन की है जो CBSE ने वो ये की गई है बुक्स, और जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हमको इन बुक्स को ही स्टडी करना है, पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं जो सेकंड पार्ट है आज का हमारा, यानी कि मार्किंग स्कीम एग्जाम वाला पार्ट। अगर हम उसकी बात करें तो जो मार्किंग स्कीम होती है इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। उन चारों सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो जो मार्क्स हैं वो जो है, हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं 20 हैं, यहाँ पर 20 लिखा हुआ बेटे, और जो ज्योग्राफी है उसके मार्क्स 20 मार्क्स जो है पॉलिटिकल साइंस के हैं, और 20 मार्क्स जो है वो किसके हैं, हमारे इकोनॉमिक्स के। यानी कि सभी 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स एंड टोटल जो है 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। सबको इक्वल वेटेज दी गई है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो सभी में एक समान नहीं है, अलग अलग है। मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन की देखी जाए तो किस तरीके से आती है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है बेटा, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वो होंगे 32 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो होंगे 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, A B C D और
ई में डिवाइडेड होती है हमारे ये। अब देखा जाए तो इसमें सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स का होता है हमारा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के भी हो सकते हैं, हमारे जो क्वेश्चन हैं वो जो है ट्रू एंड फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है या फिर जो ऑप्शन है वो आ गए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस जो है वो भी हमें दी होती है। कुछ हम और देख लेते हैं जो सैंपल पेपर हमको इस साल इशू किया है सीबीएसई ने, उसमें 1 मार्क्स में ही, ये तो हो गए हमारे कौन से ऑप्शन वाले हो गए। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ये क्वेश्चन जो है कौन सा असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा सेक्शन ए 1 मार्क्स का। 1 to 16 क्वेश्चन जो होंगे वो किस में होंगे, सेक्शन ए में होंगे। नेक्स्ट कौन सा है, सेक्शन बी है। अब इसमें 17 to 20 मार्क्स का जो पार्ट है वो सेक्शन हमारा बी में आएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 3 मार्क्स के होते हैं, लगभग 3 पॉइंट्स में हमको इसका आंसर जो है वो लिखना है। 3 मार्क्स जो है ये कैरी करते हैं। और जो वर्ड लिमिट है उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हम वर्ड लिमिट के आगे ना बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अब टू द पॉइंट में अगर हम लोग थोड़ा बहुत 80 वर्ड से कम भी कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमारा आंसर लगभग 3 पॉइंट्स में मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह के दिए गए हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे साथ में हमको मार्क्स लिखे होते हैं कि 3 मार्क्स का है। इसमें चॉइस दी गई, सेम चैप्टर में से हमको चॉइस दी गई, लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन। तो वो एक्सप्लेन करना है, लगभग 3 पॉइंट्स में हमको इसको एक्सप्लेन करना है। इन द सेम एंड देखा जाए तो 19 क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन में देखा जाए तो फिर वापस हमको जो है चॉइस दी गई है, और यहाँ पे देखा जाए तो चॉइस किस में, ये दी गई हमको पॉलिटिकल साइंस में। 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन का एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी मार्किंग स्कीम। वो तो क्वेश्चंस थे बेटे, अब उसकी मार्किंग स्कीम देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह मार्किंग स्कीम है तो मार्किंग स्कीम में 3 मार्क्स का है तो हमको 3 लिखने हैं, 1 2 3 लिखने हैं। और यहाँ पर जो चेकर होता है उसको ये मार्किंग स्कीम दी होती है, 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, बच्चे ने कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए होने चाहिए, एनी 3 पॉइंट्स। ठीक, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 3 पॉइंट्स, तो बच्चे ने कोई भी इन 4 में से 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको मार्क्स मिलेंगे। आपको पॉइंट्स में अपना आंसर मेंशन करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और अगर हमारे आंसर की हेडिंग बनती है तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन सी जो है हमारा कहाँ से 23 से लेकर 26 तक जो है सेक्शन 3 है। 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये जो है सोर्स बेस्ड है, यानी कि सभी में से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा। बुक में से हमारा एक आर्टिकल, पार्ट या फिर कार्टून हो सकता है या कोई ग्राफ हो सकता है, वो लिया गया होगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें दिए गए होंगे 4 मार्क्स के, या तो एमसीक्यू की तरह होंगे, 1 वर्ड होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो उस तरीके से दिए गए होंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल 24 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, तो एक जो हमको बुक में से जो है छोटा सा पार्ट जो है वो दे दिया गया आर्टिकल, और इसके बेस पे जो है हमको एमसीक्यू दिए गए हैं, वो हमको एमसीक्यू जो वो करने हैं। फॉर एग्जांपल ये दिए गए हैं तो फर्स्ट ये दिया गया हमको, उसके एमसीक्यू है उसको सोल्व करना है। सेकंड में हमको इस तरीके से दिया गया 1 मार्क्स का, और फिर इस तरह से थर्ड और फोर्थ दिया गया है, और ये सभी 4 क्वेश्चन जो हमको पैराग्राफ दिया गया था उसके रिगार्डिंग है। इसका आंसर हमको उसमें मिल जाएगा या फिर यही वाली बात जो हमको बुक में दी गई है उसमें से हमको मिल जाएगा रिलेवेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है बेटा, जो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का, यानी कि 5 मार्क्स का है, फ्रॉम क्वेश्चन 27 to 31। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 125 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है तो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमको चॉइस दी गई है हिस्ट्री में कि इस तरीके से नेशनल बैंक इंडिया में से, और एक क्वेश्चन हमको और दे दिया गया है, हमको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी क्वेश्चन है उसके साथ हम बगल में जो उसकी वेटेज दी गई उसको जरूर देखें। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 5, यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ स्वराज एज द परसीव्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर। तो ये वाला पार्ट जो है ये कितने मार्क्स का हुआ, 2 मार्क्स का। तो इसका आंसर हमको 2 पॉइंट्स में लिखना है, 2 मार्क्स का सोचकर ही लिखना है। फिर
हाउ डिड दे रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये जो सेकंड पार्ट है कितने का, 3 मार्क्स का है। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, इसका हमको 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना है, 3 मार्क्स का सोचकर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से हमको चलना है। तो जब भी हम क्वेश्चन लिखें हम ध्यान रखें कि हमारा इस तरफ वाला जो पार्ट है उधर किस तरीके से उसकी वेटेज दी गई है, उसको सोचते हुए ही हमें हमारा आंसर लिखना है। कुछ ऐसे मान लीजिए, ये तो क्या है, हमारी कॉपी है, इस तरफ भी हमारा क्या है, कॉलम है, और यहाँ एक कॉलम इस तरफ है। यहाँ पे तो कॉलम कौन सा है, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट नंबर 1 2 3 और आपने 4 भी लिख दिया है, उसको आपने इस तरीके से मेंशन कर दिया है। अगर आप हेडिंग लिखते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, और आपने इसको आगे मेंशन कर दिया है 4 पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स ही चाहिए। नाउ जो चेकर वो क्या करेगा, वो जस्ट चेक करेगा, ओके ठीक है 1 मार्क्स राइट, 1 मार्क्स राइट, 1 मार्क्स, 1 1 1, यानी कि यहाँ पे वो कितना दे देगा, 3 मार्क्स। तो इस तरीके से हर पॉइंट से या हर बात जो होती है उसकी जो है आपको सब मार्क्स दिए जाते हैं, और इन सब मार्क्स का टोटल करके फिर आपको फुल मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं हर क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन की वेटेज क्या और उस हिसाब से हमको उसका आंसर लिखना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसका हमारा पॉइंट्स ना बन रहे हो, नो इश्यू, कोई बात नहीं है, हम उसका पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ जब हम लिख रहे हैं उसका, तो बस ये है कि पैराग्राफ में फिर हम उसमें जो है उस पर्टिकुलर चीज को ऐसे अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दें उन पॉइंट्स को, ताकि एग्जामिनर जो है उसको देख के आपको मार्क्स दे दे। ये तो हो गया हमारा कुछ मार्किंग स्कीम का, इस तरीके से हमको ध्यान देना है। जैसे ये रहा 5 मार्क्स में जो उसकी जो मार्किंग स्कीम होती है आंसर्स की, वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये दिए गए हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो बच्चे ने जो है इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने, या फिर यानी 5 पॉइंट्स प्लस एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, मतलब कि कोई रेलेवेंट पॉइंट भी है तो उसके लिए भी मार्क्स मिल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ज्योग्राफी में, या फिर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस में हमको मिल जाता है कि रेलेवेंट पॉइंट्स बनते हैं। ठीक, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हमको दिए गए हैं और इसमें लिखा गया है एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, 6 पॉइंट दिए गए हैं, प्लस और कोई रेलेवेंट पॉइंट अगर हमारा बन रहा है तो हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वो बुक के रिगार्डिंग होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। अच्छा एक बात और है कि जब हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो जो हमारे एग्जाम्पल्स हो वो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन किए गए वही हो। कमिंग टुगेदर 3 कंट्रीज हैं, होल्डिंग टुगेदर 3 कंट्रीज है, तो हम वही बताएं। फिर अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो तब जाके हम आगे बढ़े, अदरवाइज हम एनसीईआरटी तक ही रहे और एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल ले, वहीं से ही पॉइंट्स को ले। सेक्शन ई अभी हमने डिटेल में किया था इसका, मैप स्किल को लेकर। तो 32 है, मैप बेस्ड है। 2 तरह के मैप आते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। एक तो कौन सा मैप आता है, आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट, 2 मार्क्स का आता है आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा जो है वो कौन सा है, लोकेट एंड लेबल, जो कि 3 मार्क्स का आता है। कुछ इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो ये रहा, ये तो हो गया कौन सा हमारा आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क्स का, और ये जो हमारे बाकी के 4 हैं, ये बाकी के जो पार्ट है वो कौन से हो गए हमारे 3 मार्क्स से हो गए। इसमें लिखा हुआ इन्होंने चॉइस दी गई है दैट एनी 3, मतलब मैप में भी हमको इन्होंने क्या किया है, चॉइस दी गई है, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, एंड वी हैव टू डू एनी 3, हमको 3 करने इनमें से। ये तो हो गया हमारा क्या बेटे, होल ओवर हमने सैंपल पेपर को एक बार जरा डिस्कस किया, समझा। अब हम लोग आगे थोड़ा आते हैं, और आगे हम लोग जो है कुछ जो मेजर टिप्स होती हैं कैसे स्टडी करें, स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है, इसके रिगार्डिंग हम लोग किन बातों का ख्याल रखें वो देख लेते हैं। सिंस द स्टडिंग ऑफ द हिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मेमोराइजिंग, तो मेमोराइजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में। ऐसे में हमारे लिए जो मेन चीज है वो ये है कि हम लास्ट टाइम में जितना हो सके उतना जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर जो एमसीक्यूज होते हैं उसको सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू के जो ए बी सी डी आंसर्स है वो आंसर निकालें। आंसर में हमारा आंसर राइट जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर आंसर हमारा ए है, बी है, सी और डी है, मैंने ये आंसर राइट किया और आंसर राइट कौन सा था, सी था, मेरा रॉन्ग गया, तो मुझे एनसीईआरटी बुक में सर्च करना है कि इसका आंसर जो है वो सी क्यों है। क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं हो गया तो यही मेरा डाउट है, उसे मुझे क्लियर करना है। तो इससे स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। तो क्वेश्चन जितना हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिवीजन जो होगा वो होता चला जाएगा, स्पेशली हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक बात और है, वो क्या है, ज्योग्राफी।
कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो ज्योग्राफी से लिंक्ड करती है। हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कौन चीज़ कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे जो मूवमेंट का एक्सपेंशन हुआ। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो फ्रांस से, फिर फ्रांस के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी वहां से बढ़ता गया, फिर ये कंट्रीज कैसे जो सी रूट से अलग अलग पार्ट्स में गई इंपीरियलिज्म में, और वहां वहां नेशनलिज्म आया। तो ज्योग्राफी एक तरह से लिंक्ड है। तो आप देखें तो ज्योग्राफी इसके साथ लिंक्ड है, तो हमको साथ में जो मैप है, मतलब कि इमेजिनेशन जो है उसको दिमाग में रखते हुए चलना है। At the end of every chapter, to summarize the chapter, this will not only help to you to recollect what you have to study, but also it will help you to remember the chapter as per understanding जो है उसके थ्रू आपको समझने में हेल्प करेंगे। तो समराइज करना है, बेटर ये है पॉइंट वाइज बनाएं। जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर है, हमने उसकी एक्सेल शीट बना ली और उसमें हमने क्या किया, अलग अलग क्रॉप्स लिख दी और उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो एक तरफ लिख दी है, और वो सब बातों को हमने इन शॉर्ट जो है मेंशन कर दिया, ताकि लास्ट में हमने एक नज़र उसको देखा और मेमोराइज कर लिया। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो एक बात और है, डू नॉट राइट टू लॉन्ग आंसर इन हिस्ट्री। अब हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो एक कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हिस्ट्री में हम जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना सही आंसर लिखेंगे, जितना टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, उतना ही हमको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इसका हम स्पेशली ख्याल रखें हिस्ट्री में कि हमको टू द पॉइंट लिखना है, सही बात लिखनी है हिस्ट्री में, और कहीं पर भी ये ना सोचे कि बहुत लंबा आंसर लिखना है। टेक नोट्स ऑफ एवरी ज्योग्राफी क्लास एंड रिवाइज देम। ज्योग्राफी के ही क्यों, बल्कि हम सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स लें और उनको लगातार रिवाइज करते रहें, डाउट्स पूछें। सेम डे स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम डे जो हमको डाउट्स आते हैं उनको हम लोग जो है जल्द से जल्द क्लियर करें, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका शेड्यूल है, यहाँ पे वन डे बना लें या फिर जो आपको फिट बैठता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएं, और मैप को आप रेगुलरली जो है उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 5 मार्क्स मैप का ही सिर्फ आता है। और मैं कहूँ तो एक तरीके से कहा जाए ना, बैठे बिठाए मार्क्स मिलते हैं 5। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें करना चाहिए। प्रैक्टिस practice by writing all your answer in points, as writing in points makes your answer presentable and easy to remember। एक तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हो जाता है हमारे लिए, और हमें खुद भी उसको याद करना काफी इजी रहता है अगर हम पॉइंट में करते हैं। तो आप पॉइंट में ही करें जहां तक हो सके, और कहीं पर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप बात को समझ ले और फिर हमने उसको जो है सेल्फ लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया इन पैराग्राफ। पर जो कहा गया हमें वही एक्सप्लेन करना है, बाहर नहीं जाना है उससे। इसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे कि डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, अगर वो हम यूज करते हैं आंसर के साथ तो डेफिनेटली यूज करें। और अगर मतलब एक बात का ध्यान रखें, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का हम स्पेशली ख्याल रखें, टाइम को देखते हुए हम आंसर जो है वो लिखें या फिर डायग्राम बनाएं। और अगर लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम में बस ये होता है कि हमने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है समझने के लिए कि हाँ इसको तो आता है, इसने वही बात नीचे लिखी है, और हम आंसर भी ढंग से लिख पाते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स होते हैं उसको हमें जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, लास्ट टाइम में करना चाहिए, कुछ दिन जब रह जाते हैं। और साथ में हमें टाइम मैनेजमेंट के अंडर में, मतलब टाइम को देखते हुए जो उनको सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके इसकी। पेपर जब भी करें, टाइम से स्टार्ट किया, 15 मिनट पहले हमारा पेपर हो जाना चाहिए। 10 मिनट को या फिर कहीं तो 15 मिनट पहले हो जाना चाहिए पेपर, क्योंकि फिर बाद में हम पेपर को एक बार रिवाइज करें और कुछ रह गया तो उसको हम लोग कर सकें। तो हमको 15 मिनट तो देने ही है पेपर के। कंप्यूटर पेपर 10 मिनट्स लिखा है, पर आप 15 मिनट मान लें, 10 मिनट्स मान लीजिए, जरूर करना चाहिए। ये तो कुछ टिप्स हैं आपकी बेटा, इस तरह से चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा 10th क्लास का सिलेबस को समझना। एंड दैट्स ऑल फॉर योर सिलेबस टिप्स स्ट्रेटेजी ऑफ दिस ईयर्स। ध्यान रखें इन बातों का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।